नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। कांग्रेस पार्टी अपने भविष्य को लेकर राजस्थान के उदयपुर में विचार मंथन जो है वो करने जा रही है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए अब से कुछ देर पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं। चिंतन शिविर में हिस्सा लेने के लिए राहुल गांधी ट्रेन से उदयपुर पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आपको बता दें कि पार्टी के रूप में सबसे कमजोर पड़ाव पर पहुंच चुकी कांग्रेस पिछले 8 साल में ये दूसरा बड़ा चिंतन शिविर जो है, चिंतन बैठक कर रही है। उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प शिविर और यहाँ पर जो नेतृत्व को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, उसमें राहुल गांधी ने ट्रेन से यहाँ पर सफर करके वो पहुंचे हैं उदयपुर में। एक आम आदमी की छवि बनाने की कोशिश, आम कार्यकर्ताओं से कनेक्ट करने की कोशिश है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए। लेकिन जो रास्ते में पूरे रास्ते में वो चलते हुए मिलते हुए आए हैं लोगों से, जगह जगह वो रुके हैं। लास्ट जो मीटिंग हुई है वो करीब 5:30 बजे चित्तौड़गढ़ में वो ट्रेन से उतर कर लोगों से मिलते हुए आए हैं। बड़ी चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने। सबसे बड़ी चुनौती है नेतृत्व का, दूसरी बड़ी चुनौती है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने हैं। क्या दोबारा सत्ता पर आ सकती है कांग्रेस? किस तरह से कांग्रेस अपने आप को री इन्वेंट कर सकती है? नव संकल्प शिविर है, तो क्या नए संकल्प लेके आएगी पार्टी, ये देखना आगे है। उदयपुर से संजय व्यास के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह में संबोधन किया और अपने विरोधियों पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने वहां, आपको सुनाते हैं। मुझे एक दिन एक बहुत बड़े नेता मिले थे, वरिष्ठ नेता हैं। वैसे हमारे लगातार विरोध भी करते हैं, राजनीतिक विरोध भी करते रहे, लेकिन मैं उनका आदर भी करता रहता हूं। तो कुछ बातों के कारण उनको थोड़ा सा राजी नाराजी थी, तो एक दिन मिलने आए तो कहा, मोदी जी ये क्या करना है? 2 बार देश ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब क्या करना है? उनको लगता था कि 2 बार प्रधानमंत्री बन गया मतलब बहुत कुछ हो गया। उनको पता नहीं है मोदी किसी अलग मिट्टी का है। ये गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया है, और इसलिए जो भी हो गया अच्छा हो गया, चलो अब आराम करो। नहीं, मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े, सरकारी मशीनरी को आदत डाले, नागरिकों को भी विश्वास पैदा करे। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जो कि रायपुर एयरपोर्ट से है। यहां पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 2 पायलट की मौत हो गई। प्रैक्टिस के दौरान वापस लैंड करते समय हेलीकॉप्टर में आग लग गई और यह हादसा हुआ। रात करीब 9:10 पर यह हादसा हुआ। कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा और कैप्टन AP श्रीवास्तव दोनों की इस हादसे में मौत हो गई। उधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की है। बडगाम में आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी है। बडगाम के चदुरा गांव में तहसीलदार ऑफिस के पास राहुल भट्ट को गोली मारी गई और इसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि 2 आतंकवादी सरकारी दफ्तर में घुसे और राहुल भट्ट को गोली मार दी, जो वहां काम करते थे। इस हत्या के विरोध में कश्मीरी पंडितों ने बडगाम में विरोध प्रदर्शन भी किया।
उधर यूपी के मदरसों में अब राष्ट्रगान जरूरी होगा। ये फैसला यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की बैठक में लिया गया। कक्षाएं शुरू होने से पहले अब यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाएगा। रमजान की छुट्टियों के बाद आज से मदरसों में कक्षाएं शुरू हो गई हैं और बोर्ड की ओर से सभी जिला कल्याण अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। ज्ञानवापी मस्जिद का बिल्कुल भीतर तक सर्वे हो सकेगा। सर्वे के कमिश्नर अजय मिश्रा ही रहेंगे। बनारस की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में सर्वे और कमिश्नर पर फैसला सुनाया। हालांकि 2 और सर्वे कमिश्नर इस प्रक्रिया में जोड़ दिए गए हैं। 17 मई तक इन्हें अपने सर्वे की रिपोर्ट देनी है। दोपहर से जिस फैसले का इंतजार था वो 2 बजे के बाद आया। अदालत ने साफ कर दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त कमिश्नर अजय मिश्रा को नहीं बदला जाएगा। और विशाल सिंह जी भी हैं, अजय प्रताप सिंह जी भी हैं। तो बेशक विशाल सिंह और अजय प्रताप को भी 2 सर्वे कमिश्नरों के रूप में जोड़ दिया। ये भी कहा कि सर्वे जारी रहेगा और जरूरत हो तो वो मस्जिद के भीतर जा सकते हैं और वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। उनकी आपत्ति को खारिज करते हुए उन्होंने माननीय न्यायालय ने एक और अधिवक्ता कमिश्नर की नियुक्ति की है। विशाल कुमार सिंह और अजय कुमार मिश्र दोनों रहेंगे अधिवक्ता आयुक्त। दोनों की निगरानी में ये जो है कार्रवाई संपूर्ण होगी। अगर एक अधिवक्ता आयुक्त नहीं रहेगा तब भी दूसरा जो है अकेले कर सकता है। अच्छा, लेकिन अगर उसमें अंदर जाने के लिए क्या अनुमति हुई, क्या बात हुई? अंदर जाने के लिए ताला तोड़ के प्रवेश कराया जाएगा। जितनी भी बाधा जो बाधा उत्पन्न करेगा उस पर दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। बंद है। मस्जिद पक्ष सर्वे का विरोध करता रहा और उसने कमिश्नर अजय मिश्रा पर भी सवाल खड़े किए हैं। वह इसे चुनौती देने का मन बना रहा है। मैंने आदेश को पूरी तरह से सिंसियरली अभी नहीं पढ़ा है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्डर को जो पढ़ने से मुझे लगा कि दिस ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ। तो क्यों, क्या वजह है, कौन सी ऐसी बात है? इसमें बहुत से ऐसे लॉ पॉइंट इन्वॉल्व हैं जिसका संज्ञान कोर्ट ने नहीं लिया, उनको बाईपास कर दिया है। हम लोग ऑर्डर पढ़ने के बाद आपस में डिस्कशन करने के बाद में इसकी क्या लीगल रेमेडी वो अवेलेबल होगी, हम लोग क्या आगे जाएंगे, इसके बारे में हम लोग निर्णय लेने के बाद में आएंगे। लेकिन इस ऑर्डर को हम लोग चैलेंज करेंगे। वैसे अदालत ने 17 मई को सर्वे रिपोर्ट मांगी है, यानी मस्जिद पक्ष के वकीलों के पास ज्यादा समय नहीं है। अदालत के इस आदेश के बाद वादी पक्ष के वकील जहां अपनी जीत मान रहे हैं और मिठाई बांट रहे हैं, तो वहीं मस्जिद पक्ष के वकील आगे की रणनीति बनाने में जुटे हैं। रणनीति तो प्रशासन भी बना रहा है, क्योंकि उसे मस्जिद के अंदर सर्वे जो कराना है। ऐसे में इस मुकदमे में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम, राजेश और आलोक के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में कल एमसीडी के बुलडोजरों ने कई बहुमंजिला इमारतों को ढहा दिया। एमसीडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे आप विधायक अमानतुल्लाह समेत लगभग 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान को इस तरह घसीटकर गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस ने। अमानतुल्लाह के समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया गया, तो अमानतुल्लाह के समर्थकों ने हल्की फुल्की पत्थरबाजी भी की। दिल्ली पुलिस जो है यहाँ से हिरासत में लेकर यहाँ से निकल रही है। यहाँ दिल्ली पुलिस जो है अमानतुल्लाह खान को कहाँ ले जा रहे हैं आपको? थाने। क्या बोल रहे हैं आप? जेल डाल रहे हैं, जेल में। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। दरअसल एमसीडी के बुलडोजर कब्जे हटाने के लिए मदनपुर खादर पहुंचे थे, जहां देखते ही देखते इन्होंने 3 बहुमंजिला इमारतों को तोड़ दिया। जो दीवारें नहीं गिर पाईं, उन्हें हथौड़ों से तोड़ दिया गया। एमसीडी के मुताबिक ये बड़ी इमारतें अवैध रूप से बनाई गई थीं। एमसीडी के बुलडोजर यहाँ मदनपुर खादर में चल रहे हैं। 2 बिल्डिंगों को जमींदोज करने के बाद ये तीसरी अदबनी बिल्डिंग है जिसको यहाँ पर एमसीडी के बुलडोजर जो है वो तोड़ रहे हैं। एमसीडी की कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जो एमसीडी के बुलडोजरों के सामने विरोध करने आया, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। मैं कुछ नहीं कर, मैं लड़की को भी लेकर आई, उनको
तुम्हारी माँ है? मेरी माँ है वो। माँ और बेटी को पकड़ा है, उठा क्यों ले? बिना वजह पकड़ा, मैं भी अभी आई छोटी सी बच्ची, मेरी 3 साल की। आपकी 3 साल की आप क्या प्रदर्शन में थी? प्रदर्शन में थी, मैं अभी आई हूँ बिल्कुल। ये हथौड़े और बुलडोजर न्यू इंडिया की पहचान बनते जा रहे हैं। सवाल ये है कि बिना एमसीडी की इजाजत या मिलीभगत से इतनी बड़ी इमारतों को खड़ा ही नहीं किया जा सकता। एमसीडी तब कहां थी जब इन इमारतों को बनाया जा रहा था। नई दिल्ली से जेवियर थॉमस के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हिजाब, हलाल मीट और आजान के बाद अब कर्नाटक में विवाद धर्मांतरण रोकथाम अधिनियम को लेकर शुरू हो गया है। विधानसभा में बिल पिछले साल दिसंबर में पास हुआ, लेकिन विधान परिषद में नंबर न होने की वजह से मामला अटक गया। हालांकि अब बीजेपी सरकार विधान परिषद में इसे पास करा सकती है, लेकिन सरकार ने अध्यादेश का सहारा लेने का फैसला किया, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी। कैबिनेट की बैठक में बसवराज बोम्मई सरकार ने आनन फानन में धर्मांतरण रोकथाम अधिनियम पास कर दिया। यानी अब कर्नाटक में जबरन धर्मांतरण साबित होने पर 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक की सजा हो सकती है। अगले 3-4 महीनों तक विधानसभा का कोई सत्र नहीं है और हम नहीं चाहते थे कि ये बिल के तौर पर वैसे ही पड़ा रहे, इसलिए हम ऑर्डिनेंस लेकर आए। जो बिल पास किया गया था और इस ऑर्डिनेंस में कोई परिवर्तन नहीं है। 23 दिसंबर 2021 को कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 पास किया था। इसके तहत जो धार्मिक संस्था अपने शिक्षा संस्थानों में नौकरी या मुफ्त शिक्षा का प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाएंगे वो दोषी माने जाएंगे। शादी करवाने का वादा या फिर बेहतर जीवन या दैवीय मदद का भरोसा देना भी प्रलोभन माना जाएगा। धर्म बदलने से 1 महीने पहले धर्मांतरण करवाने वाले और धर्मांतरण करने वाले दोनों की जानकारी जिलाधिकारी को देनी होगी। सामान्य कैटेगरी वाले का धर्मांतरण कराने वाले आरोपी को 3 से 5 साल तक की सजा और कम से कम 25,000 का जुर्माना, और SC/ST, नाबालिग, महिला और मानसिक रूप से कमजोर शख्स का धर्मांतरण कराने वाले आरोपी को 3 साल से 10 साल तक की सजा और कम से कम 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन का आरोप साबित होने पर दोषी को पीड़ित को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा देना होगा। शादी सिर्फ मजहब बदलने के लिए की गई हो, साबित होने पर उस शादी को रद्द किया जा सकता है। जब अध्यादेश ही लाना था तो ऐसे में धर्मांतरण रोकथाम बिल विधानसभा में लाने की क्या जरूरत थी, जहां इस पर चर्चा हुई और फिर इसे पास भी करवाया गया तकरीबन 5.5 महीने पहले। इस अध्यादेश के बाद सरकार की नीयत पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। अध्यादेश बेरोजगारी और महंगाई पर लाना चाहिए, ना कि धर्मांतरण पर। वो मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मांतरण रोकथाम बिल का ईसाई समुदाय ने कड़ा विरोध करते हुए ये चुनौती भी राज्य सरकार को दी थी कि कर्नाटक में जबरन धर्म परिवर्तन का सबूत ईसाई समुदाय को राज्य की बीजेपी सरकार दे। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर कल वाराणसी जिला अदालत ने फैसला सुना दिया। 17 मई तक सर्वे कर उसकी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा भी नहीं हटाए जाएंगे। लेकिन इस फैसले के बीच सीनियर डिवीजन के सिविल जज जस्टिस रवि कुमार दिवाकर ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। जज ने अपने आदेश में लिखा कि साधारण से मामले को असाधारण बनाकर डर का माहौल बना दिया गया। मेरे परिवार को लगातार मेरी और मुझे मेरे परिवार की चिंता बनी रहती है। घर से बाहर होने पर बार बार पत्नी मेरी सुरक्षा के लिए चिंतित रहती है। 11 मई को मेरी मां ने मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता भी जाहिर की। शायद उन्हें पता चला कि कमिश्नर के रूप में ज्ञानवापी जा रहा हूं। मुझे मां ने मना भी किया था कि मैं कमिश्नर में ना जाऊं, क्योंकि वहां मेरी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। मुंबई से सटे ठाणे में करोड़ों की रकम हड़पने का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। खास बात यह है कि आरोपों के कटघरे में खुद पुलिस है।
ठाणे के एक खिलौना व्यापारी ने मुंब्रा पुलिस पर 6 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। इस मामले में कुल 10 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस की गाड़ी से उतारे जा रहे ये डिब्बे नोटों से भरे हैं। एक डिब्बे में 1 करोड़ रुपए। शिकायत के मुताबिक 12 अप्रैल 2022 की रात पुलिस ने ऐसे कुल 30 डिब्बे जब्त किए थे, लेकिन लौटाए सिर्फ 24, मतलब 6 करोड़ कम। अब जब शिकायत पत्र और वीडियो वायरल हुआ है तो मुंब्रा पुलिस थाने के 10 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। ठाणे पुलिस आयुक्त को लिखे वायरल हुए इस पत्र में शेख इब्राहिम पाशा नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि मुंब्रा के बॉम्बे कॉलोनी में रहने वाले खिलौना कारोबारी फैजल मेमन के घर पर 12 अप्रैल की रात 12:30 बजे मुंब्रा पुलिस के क्राइम पीआई शेवाड़े के नेतृत्व में पुलिस ने छापा मारा था। तलाशी में घर से 30 डिब्बों में 30 करोड़ रुपए मिले। पुलिस उन पैसों को जब्त कर लेकर थाने आई, लेकिन थाने में मामला बनाने की बजाय 2 करोड़ रुपए में मामला रफा दफा करने की बात तय हुई। आरोप यह है कि पुलिस ने फैजल मेमन को उसके पैसे लौटा दिए, लेकिन 2 करोड़ की बजाय 6 करोड़ अपने पास रख लिए। आरोप यह भी लगाया गया है कि फैजल मेमन को जब इस बात की जानकारी मिली तब उसने पुलिस से जाना चाहा तो पुलिस ने उसे डांट कर भगा दिया। बहरहाल अब मामला सामने आने के बाद मुंब्रा पुलिस थाने के 3 अधिकारियों सहित कुल 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर जांच शुरू कर दी गई है। डीसीपी अविनाश अंबुरे को जांच का आदेश दिया गया है। सवाल उस कारोबारी पर भी है कि इतनी बड़ी रकम उसके पास कहां से आई और वो घर में क्यों रखी गई थी। ठाणे से अनिल शुक्ला और मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब बात बढ़ती महंगाई और इसके असर की करते हैं। पहले से ही महंगी आर्थिक राजधानी मुंबई में महंगाई की मार लोग किस तरह से झेल रहे हैं, ये रिपोर्ट आप देखिए। ये 30 साल के दीपेश तानावड़े हैं। बैंक में फील्ड की नौकरी करते थे। 10,000 तनख्वाह थी। कोविड में नौकरी चली गई। अब माँ घर चलाती हैं। कहते हैं कि बढ़ी महंगाई में पैसे बचाने के लिए एक वक्त का ही खाना खाते हैं। अभी आपका घर कैसे चल रहा है? मेरा मम्मी दूसरे के घर पे बर्तन घसती है, तो उधर 4-5 हज़ार ही कमाती है। सब पे असर हो गया है। अभी एक वक्त ही खाना खाते हम, एक वक्त नहीं खाते, एक टाइम नहीं खाते हम खाना। 29 साल के विशाल सिंह मुंबई के वर्ली में किराना स्टोर चलाते हैं। कहते हैं कि 50% ग्राहक कम हुए हैं, इसलिए स्टाफ करीब 70% कम करने पड़े। हमारे घर में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बजट। स्टाफ मैंने कम कर दिए। अभी इतनी काम भी नहीं है, इतने बैठे रहते हम लोग भी। तो पहले कितने स्टाफ थे आपके और अभी कितने हैं? पहले हमारे पास 15 स्टाफ थे, अभी 4 है। धर्मेंद्र जायसवाल इस वक्त हमारे साथ हैं, सेल्समैन हैं। इनके अंडर करीब 7,000 दुकानें आती हैं, वहाँ पर ये माल पहुँचाते हैं। सर, क्या असर पड़ा है महंगाई की वजह से? जितना पहले आपके पास ऑर्डर आ रहा था, आप कितना ऑर्डर पहुँचा रहे हैं शॉप? अभी तो मतलब ऑर्डर तो पहुँच रहा है सब जगह, मगर पहले के जैसा ऑर्डर अभी नहीं निकल रहा है जो है। तो जैसे एक शॉप पे आपका कितना ऑर्डर एक महीने का होता था? अभी 1 महीने का ऑर्डर लगभग यहाँ पे जहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे कम से कम 30 से 40 हज़ार होता था। अभी लगभग 20 हज़ार भी पूरा नहीं होता, सीधे आधा हो गया। आधा हो गया। शैम्पू, साबुन, खाने वाले प्रोडक्ट जो है सब पे बढ़ा है। मतलब सबके MRP 50, 60, 70 ऐसे बढ़ा है। खाने वाले में तो और बढ़ा हुआ है। 34 साल के साजन कुमार यादव आर्थिक राजधानी मुंबई में सब्जी बेचते हैं। बिहार के समस्तीपुर से हैं। पहली लहर में ये भी अपने गांव गए थे। मुंबई लौटे हैं पर जिंदगी बद से बदतर हुई है। कहते हैं कि यही हाल रहा तो हमेशा के लिए बिहार लौट जाएंगे। बहुत फर्क पड़ गया, बहुत। मतलब पहले जैसा अब नहीं रहा, नहीं, दिल भी नहीं लगता इधर काम करने। तो कब तक ऐसे रह पाएंगे मुंबई? देखता हूँ, कुछ दिन और देख लेता हूँ। नहीं हो पाएगा तो निकल जाएंगे गाँव में ही। फिर से बिहार निकल जाएंगे? हाँ, तो क्या करेंगे यार। और वहाँ पर कैसे कमाएंगे? महंगाई तो हर तरफ है। महंगाई है, वहाँ अपना खेत भी है, वहाँ तो बहुत बात है। लेकिन यहाँ रहना मुश्किल है, मुंबई में रहना मुश्किल हो रहा है। महंगे शहर मुंबई में रहना कितना मुश्किल है, इससे हम सभी वाकिफ हैं। अब हर चीज की बढ़ती कीमतें और महामारी में घटी कमाई मुंबई वासियों के लिए बड़ा झटका साबित हुई है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। दुनिया भर में चल रही आर्थिक मंदी और सेंसेक्स गिरने से महंगाई लगातार बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध, चीन में लॉकडाउन लगने और डीजल पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि का असर कैसे अब हमारे और आपके घर पर पड़ रहा है, इस रिपोर्ट में देखकर आप समझिए। खाने की सभी चीजों में है भैया, चाय की पत्ती से लेके चीनी, चावल, सभी महंगी भैया। पहले हम 1 किलो लेते थे, अब आधा किलो में काम कर रहे हैं या 3 पाव में काम कर रहे हैं। लक्ष्मी नगर की रहने वाली सुखविंदर साल भर पहले तक घर का रोजमर्रा का सामान 3,000 रुपए में ले जाती थीं।
अब वही सामान 4 से 5 हजार रुपए में आ रहा है। सुखविंदर की बात की तस्दीक करने के लिए हम मिले ओम किराना स्टोर के मालिक मनोज कुमार गर्ग से, जिनका कहना है कि महज महीने भर के भीतर सोयाबीन का तेल 160 रुपए से बढ़कर 180 रुपए लीटर हो गया है। आटे का 10 किलो का पैकेट 340 रुपए से बढ़कर 360 रुपए, कपड़े धुलने का डिटर्जेंट 90 रुपए से बढ़कर 120 रुपए, कॉस्मेटिक के दाम में 20 से 30% और मसालों के दामों में भी 20% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। आटा की अगर हम बात करें, जो बेसिक चीज है खाने पीने का, उसका दामों में क्या अंतर आया है? काफी रेट बढ़ के है, 10% के करीब लगभग मान लो मोटा मोटी। अच्छा, पहले कितने का था, अभी कितने पहले का था? कंपनी का उसका रेट था 280 रुपए, आज उसका रेट 310 रुपए हो गया। 310 रुपए हो गए। जैसे नंबर 1 साबुन है, इसका रेट पहले 100 रुपए था, आज इसका रेट 120 रुपए हो गया। 100 से 120 हो गया। हाँ जी। लेकिन महंगाई रुकने वाली नहीं है। इसके संकेत गुरुवार को सुबह मिले। डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर हो रहा है और निफ्टी से लेकर सेंसेक्स लगातार नीचे की ओर गोता लगा रहा है। जानकारों के मुताबिक इसके कई कारण हैं। आरबीआई ने महंगाई पर काबू पाने के लिए रेपो रेट बढ़ाया है। तेल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव हो रहा है। चीन में बढ़ रहे कोविड से लॉकडाउन है, जिसका असर सप्लाई चेन पर पड़ा है। यूक्रेन रूस जंग खत्म न होने से दुनिया भर में खाने और ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं। भारत के बाजारों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में पहले से गिरावट देखने को मिल रही थी। डाउ जोन्स और नैस्डैक में अब तक 30% से ज्यादा की गिरावट ऊपरी स्तर से देखने को मिल चुकी है और भारत में भी अब गिरावट का दौर चालू है। आज सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा नीचे है। निफ्टी में भी 3.5% तक की गिरावट हो चुकी है। अब ओवरऑल सेंटीमेंट यहां पर नेगेटिव है। पहले कोरोना की वजह से देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां छूटी। अब महंगाई से लोगों का घरेलू बजट बिगड़ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि दुकानदार और ग्राहक दोनों का ये मानना है कि हाल फिलहाल के दिनों में तकरीबन हर खाने पीने के सामान या फिर रोजमर्रा उपयोग होने वाले सामानों में 10 से लेकर 30% तक की जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब ये महंगाई कहाँ जाकर रुकेगी, इसके बारे में कोई साफ तौर पर किसी के पास में कोई भविष्यवाणी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर आम आदमी, जो ख़ास तौर पर गरीब आदमी है, उसके घर का गुजारा चलना इस महंगाई के दौर में बेहद मुश्किल हो चुका है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम कांग्रेस पार्टी की खबर से, जो अपने भविष्य को लेकर राजस्थान के उदयपुर में आज से विचार मंथन शुरू करने जा रही है। नव संकल्प चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए अब से कुछ देर पहले आप तस्वीरों में देख सकते हैं राहुल गांधी पहुंचे हैं उदयपुर। राहुल गांधी ने दिल्ली से उदयपुर का जो सफर है वो ट्रेन के जरिए तय किया है। रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पिछले 8 साल में ये दूसरी बड़ी चिंतन बैठक कर रही है। और उदयपुर में मौजूद है हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। हर्षा, कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में किन मुद्दों पर फोकस रहेगा? 2024 से पहले किस तरह के खुद को तैयार कर रही है? कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है, क्या कुछ नया होने जा रहा है? क्या कुछ खबर आपके पास? देखिए, जो नव संकल्प शिविर है उसका यही मतलब है कि वो नए तरह से कोई एक रिवैम्प करना जा रही है और नए जो संकल्प है, न्यू रेजोल्यूशंस है, उसको लेकर आएगी। सबसे पहले उन्होंने 6 ये एक मॉड्यूल्स का गठन किया है, जैसे सोशल जस्टिस है, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस वाली एक है, फिर एम्पावरमेंट के लिए है, लीडरशिप मतलब जो पार्टी का संगठनात्मक चेंजेस क्या हो सकते हैं, फार्मर्स इश्यूज है, इन पे इन्होंने अलग अलग कमिटीज बनाई है, अर्थव्यवस्था पे कमेटी बनाई है और इन पर सारा अलग अलग मंथन होएगा। आज यहाँ पर सोनिया गांधी जो दोपहर में आएंगी, चिंतन शिविर उनके एड्रेस से शुरू होगा और फिर 3 दिन के मंथन के बाद जो रेजोल्यूशंस पास होंगे फिर राहुल गांधी का एड्रेस रहेगा। अब मैं दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ से कुछ ही दूर पर आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही सुंदर जगह है, उदयपुर है, सिटी ऑफ लेक्स है, सबसे सुंदर शहर है राजस्थान का। और यहाँ पर उन पहाड़ियों के पीछे
होटल में उन्होंने अपना चिंतन शिविर वहां पर रखा है। सब लोग वहीं पर रहेंगे, 2 होटल वहां पर ले रखे हैं, चिंतन शिविर वहीं पर होगा और जो भी मंथन है वो वहीं पर रहेगा। 2 होटल्स पार्टी ने वहां पर ले रखे हैं और करीब 400 से ज्यादा डेलीगेट आए हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमने सचिन पायलट से कल बात करी थी और उन्होंने ये बोला है कि इसमें जो अधिकतर डेलीगेट्स हैं वो 40 से नीचे हैं, यानी कि अब पार्टी इस सोच की तरफ बढ़ रही है कि जो यूथ लीडरशिप है उसे एक तवज्जो मिले पार्टी में। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के लिए ये है कि डाउनस्लाइड है और अभी जो 2 अहम चुनाव आने वाले हैं अगले साल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उसका क्या फॉर्मूला रहेगा, क्या इस पर भी कुछ मंथन होगा, तो क्या जीत का फॉर्मूला लेकर आएगी पार्टी, ये देखना आगे है। बिल्कुल, न सिर्फ छत्तीसगढ़ राजस्थान बल्कि इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल का भी चुनाव है। और हर्षा, आपने सचिन पायलट का जिक्र किया, अपने दर्शकों को वो बातचीत भी हम सुना देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उदयपुर से जुड़ने के लिए। सचिन पायलट से हर्षा कुमारी सिंह ने बातचीत की चिंतन शिविर शुरू होने से पहले। कल कांग्रेस नेता सचिन पायलट से जो उन्होंने पूरी बातचीत की, क्या कहना है उनका इस चिंतन शिविर को लेकर, आइए सुनते हैं। चुनौतियां हैं कांग्रेस पार्टी के सामने, नेतृत्व को लेकर सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती ये है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या पार्टी रिपीट कर पाएगी। इस सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ है सचिन जी। राजस्थान में भी चुनाव होने वाला है, तो सबसे पहले मैं राजस्थान के लिए पूछूंगी, जो यहाँ पर चिंतन शिविर है, क्या राजस्थान के लिए भी कोई रोड मैप होगा और आपके क्या सजेशंस रहेंगे? ये जो नव संकल्प चिंतन शिविर बुलाया है सोनिया गांधी जी ने, ये देश के तमाम डेलीगेट्स, हमारे लगभग 450 लोग उदयपुर में आएंगे और एक नए स्वरूप में कांग्रेस पार्टी को हम कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करें, क्या रोड मैप रहेगा, हमारी क्या सोच रहेगी, क्या मैसेजिंग रहेगी, उन तमाम पहलू पर एक खुले दिमाग से चर्चा करने का मन मुझे लगता है कांग्रेस अध्यक्षा जी का भी है, हम सबका भी है। जैसा आपने कहा कि चुनाव की बात है, अभी पिछले राज्यों में 5 स्टेट्स में चुनाव हुए, उसमें परिणाम हमारी अपेक्षा से कम थे स्वाभाविक रूप से। अब हम चाहते हैं कि आने वाले जो स्टेट्स हैं वहाँ पर उस चुनौती का सामना करने के लिए हमें क्या तब्दीलियाँ लानी हैं, संगठन में क्या सुझाव आएंगे इस 3 दिन की चर्चाओं में। राजस्थान में तो कभी रिपीट नहीं कर पाई है कांग्रेस। हाँ, बिल्कुल। तो राजस्थान में हम हर बार सरकार बनाते हैं, फिर बीजेपी जीत जाती है। तो इस बार हम चाहते हैं कि ना सिर्फ राजस्थान लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब स्टेट्स के अंदर हम एक संदेश लेकर जाएं, मेहनत करके जाएं, सरकार संगठन मिलकर काम करें। और मुझे विश्वास है कि 3 दशक का जो ये परिपाटी है ना, 5 साल वाला, इसको हम समाप्त करेंगे और अगले साल पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैसे समाप्त करेंगे? देखिए, ये करना पड़ेगा क्योंकि पिछली बार चुनाव हुए तो हम सिर्फ 20 सीट पर रह गए थे। अब सरकार हमने बनाई है, 3.5 साल में काम किया, अच्छा काम किया है। और सरकार संगठन अगर तालमेल से काम करेंगे, सबको साथ लेकर हम चलेंगे, जनता के बीच जाएंगे, मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है कि हम निश्चित रूप से चुनाव जीत सकते हैं। आपने एक और बात कही थी कि जितने डेलीगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं 40 के एज के आसपास हैं, यूथ है, तो एक यूथ को एक नया लीडरशिप आगे करना, लीडरशिप के रोल में लाना, क्या आपको लगता है ये अहम है पार्टी के लिए? ये तो देखिए, कांग्रेस की एक सोच है, वो दर्शाती है, क्योंकि जो 450 लोग आ रहे हैं देश भर के उदयपुर में, उनमें से आधे 40 साल से कम उम्र के लोग हैं, महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। तो राहुल जी, सोनिया जी सभी चाहते हैं कि युवाओं की हम आवाज़ को सुनें, उनका ज़मीन का जो फीडबैक है उसको हम लें और उसके बाद हम अपना नीति निर्माण करें। और कांग्रेस हमेशा सुझाव के लिए ओपन रही है और बड़े खुले दिमाग से हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे और 3 दिन के बाद जो भी चर्चा का निष्कर्ष निकलेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करके जनता के बीच जाएंगे। राजस्थान में हम देख रहे हैं कि सांप्रदायिक तनाव काफी बढ़ रहा है, 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा रह गया चुनाव के लिए। सांप्रदायिक जो टेंशन्स हो रहे हैं उसको आप कैसे काउंटर करेंगे, उसके लिए क्या रणनीति रहेगी? देखिए, ये राजस्थान एक हमेशा शांति प्रदेश रहा है, सब लोग अमन चैन भाईचारे से रहते आए हैं। वो ताकतें जो इस प्रकार के टकराव को बढ़ावा दे रही हैं उनको रोकना पड़ेगा और इसमें राजनीति ना करते हुए जो हमारे विपक्षी साथी हैं को समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट पर चर्चा करो, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था के ऊपर, किसान कृषि के ऊपर, इन मुद्दों से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें नाकाम रहेंगे। पर एक तरह से उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से मतलब लोग बहुत भावुक हो जाते हैं इसको लेकर। भावुक हो जाते हैं, लेकिन नींबू 300 रुपये किलो बिक रहा है, सिलेंडर 1000 रुपये का है, तो महंगाई भी कम करनी पड़ेगी। भावनाओं से खेलकर अब वोट लेंगे, वो मैं समझता हूँ देश का हम भला नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को धरातल के इश्यूज को टेकअप करना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है, अब उदयपुर में चर्चा के बाद हम लोग जनता के बीच जाएंगे, उनका विश्वास जीतेंगे। और बस लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने आप को किस रोल में देखते हैं राजस्थान में आगे, क्योंकि चुनाव होने वाला है? आज 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, दिल्ली, जयपुर, विधानसभा, लोकसभा, सरकार संगठन, जो मुझे काम दिया है मैं उसको सहर्ष करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सचिन जी बात कर रहे थे एनडीटीवी से। उदयपुर से संजय व्यास के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
चलिए अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर कल वाराणसी जिला अदालत ने फैसला सुना दिया। 17 मई तक सर्वे कर उसकी रिपोर्ट देने को कहा गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा भी नहीं हटाए जाएंगे, लेकिन इस फैसले के बीच सीनियर डिवीजन के सिविल जज जस्टिस रवि कुमार दिवाकर ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। जज ने अपने आदेश में लिखा है कि साधारण से मामले को असाधारण बनाकर डर का माहौल बना दिया गया है। मेरे परिवार को लगातार मेरी और मुझे मेरे परिवार की चिंता बनी रहती है। घर से बाहर होने पर बार बार पत्नी मेरी सुरक्षा के लिए चिंतित रहती है। 11 मई को मेरी मां ने मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। शायद उन्हें पता चला कि मैं कमिश्नर के रूप में ज्ञानवापी जा रहा हूं। मुझे मां ने मना भी किया था कि मैं कमीशन में ना जाऊं क्योंकि वहां मेरी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। और वाराणसी में हमारे सहयोगी अजय सिंह मौजूद हैं। अजय जी, यहां आप ये बताएं कि जब जज ये कहें कि डर का माहौल बना दिया गया है, उन्हें और उनके परिवार को भी सुरक्षा को लेकर डर महसूस हो रहा है, चिंतित है, समझा जा सकता है कि इस वक्त बनारस की फिजा कैसी है। जज साहब को किस बात का डर है? देखिए जया, जो जज ने लिखा कि हमें डर का एक माहौल जैसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने ये लिखा कि एक ऑर्डिनरी कमीशन था और इस कमीशन में ऐसा कुछ नहीं, इस तरीके से चीजें होती हैं। लेकिन एक जो पहले दिन जब वो लोग आए थे तो उस दिन जुमा था, कुछ ज्यादा संख्या में मुस्लिम के लोग थे और उस समय एक के बार यहाँ पर एक तरफ से जो है वो हर हर महादेव का नारा लगा और एक तरफ अल्लाह अकबर का नारा लगा। बस इतना ही हुआ था और इस तरीके से कोई डर का माहौल और इस तरीके की चीजें नजर नहीं आई है फिलहाल। और ये जरूर है कि थोड़ा संशय है, थोड़ी सी अनिश्चितता जरूर है लोगों के मन में और मुस्लिमों के मन में भी है, लेकिन उत्सुकता आप कह सकती है, लेकिन इस तरीके का डर का कोई ऐसा माहौल या थ्रेट जैसा नजर नहीं आ रहा है। हम अगर आपको पीछे दिखाएं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये जो विश्वनाथ मंदिर है, ठीक सामने ज्ञानवापी मस्जिद है, उसके बगल में जो वो मंदिर का एक अंश दिख रहा होगा, वहाँ पर ही उसके नीचे सर्वे होगा। यहाँ आम दिनों की तरह जो है लोग दर्शन कर रहे हैं, दर्शन पूजन चल रहा, सारी रूटीन हो रही है, तो बहुत ऐसा डर का माहौल नहीं है। लेकिन आप ये जरूर कह सकती हैं कि एक संशय है, अनिश्चितता का माहौल जरूर बना हुआ है। जी, जो सर्वे की बात हुई है कि सर्वे होना है, 17 तक रिपोर्ट सौंपनी है, क्या वो सर्वे आज भी हो रहा है? नहीं जया, देखिए आज क्या है कि हमारी जो सर्वे कमिश्नर से जो विशाल सिंह है, अजय प्रताप सिंह है, तो उनसे मेरी बात हुई, जो अजय प्रताप सिंह थे, तो उन्होंने बताया कि उनको जब आज कल देर शाम तक कोर्ट ने दिया है, अब वो जो है क्या करेंगे कि आज वो प्रतिवादी पक्ष यानी मस्जिद पक्ष के वकील को अपनी कार्यवाही अवगत कराएंगे कि हम फला तारीख को या फला समय जाएंगे, उन्हें टाइम देंगे। तो आज वो सर्वे नहीं होगा, कल सुबह 8 बजे से होने की संभावना है। कल सुबह 8 बजे से सर्वे होने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। तो बनारस का जो माहौल है वो, जैसा कि अजय बता रहे हैं, डर नहीं लेकिन एक संशय, एक आशंका लोगों के मन में जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। और अजय सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है बनारस से, क्योंकि किस तरह से पूरा सर्वे की कार्रवाई होगी। 17 तारीख तक अदालत को अदालत के समक्ष इस सर्वे की रिपोर्ट पेश करनी होगी। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में अदालत ने आदेश दे दिया है सर्वे करने के लिए, और वो जो है 17 मई के एक तारीख नियत की है कि वो जो है उस दिन तक लोग है जो सर्वे करके अदालत के समक्ष रखेंगे। इसमें जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे, जो मस्जिद पक्ष के लोग थे, उन लोगों ने जो है वो आपत्ति दाखिल की थी, एडवोकेट कमिश्नर के ही ऊपर निष्पक्षता का सवाल खड़ा किया था। तो अदालत ने दोनों पक्षों की बातें सुनी, उसने एडवोकेट कमिश्नर को बदला तो नहीं, लेकिन उसके साथ 2 और लोगों को नियुक्त कर दिया। उसमें एक विशेष कमिश्नर विशाल सिंह को लगाया, उनके सहयोग में एक जो है वो उन्होंने जो है अजय प्रताप सिंह को नियुक्त किया। तो अब ये लोग इसको सर्वे करेंगे, इसकी जांच करेंगे। आज फिलहाल ये सर्वे नहीं करेंगे क्योंकि आज जो है वो अपना तारीख नियत करेंगे। उसके बाद वो प्रतिवादी पक्ष के जो वकील हैं उनको, जो मस्जिद पक्ष को, उनको वो बताएंगे कि वो कब सर्वे करेंगे, उनको सूचना देंगे। तो कल संभवतः सुबह 8 बजे से ये सर्वे हो सकता है। और जो सर्वे होना है वो अगर हम आपको बताएं तो देख सकते हैं कि आपकी जो बैरिकेडिंग है सामने आपको दिख रही है, तो इस बैरिकेडिंग के नीचे जो मस्जिद है और उसके पीछे जो है एक मंदिर का भाग नजर आ रहा होगा थोड़ा सा, उसके नीचे एक चबूतरा है जिसमें श्रृंगार गौरी मंदिर का मामला है कि वहाँ पर श्रृंगार गौरी मंदिर का साल में एक बार चैत्र नवरात्र के चतुर्थी के दिन पूजा पाठ होता है।
लेकिन उसके अंदर जा कर के कि लोगों का, हिंदू पक्ष का कहना है कि ये उसकी ड्योढ़ी है, अंदर मंदिर में जाएंगे और वहाँ जा कर के सर्वे करेंगे, इसको लेकर के काफ़ी विवाद हो गया था। इस समय माहौल जो है वो अगर हम दिखाएं तो पूरा सामान्य है, लोग दर्शन पूजन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब जुमे के दिन जो है पिछले बार जब सर्वे करने आए थे तो उस दिन जुमा था, काफ़ी ज़्यादा में मुसलमान थे और मुस्लिम लोग थे और ये भी एक आरोप लगा था कि शायद वो लोग अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। जज ने जो है जो आदेश दिया है उसमें भी उन्होंने एक बात का जिक्र किया है अपने जजमेंट में कि ये एक ऑर्डिनरी कमीशन है, एक सामान्य कमीशन जैसा है जो आमतौर में तमाम मुकदमों में दिए जाते हैं, लेकिन इसे बहुत बड़ा बना दिया गया और हालात ये हुआ है कि एक डर का माहौल बन गया है। उन्होंने अपने फैसले में ये भी लिखा कि जब वो घर से बाहर निकलते हैं या कहीं जाते आते हैं तो उनको जो है उनके घर में उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उन लोगों को एक डर बना रहता है। किसी ने मीडिया में खबर भी कर दी थी कि शायद वो खुद कमीशन में जा सकते हैं, तो उनके परिवार के लोग बेहद डर गए थे। तो ये एक बात भी जज ने अपने उसमें लिखी है उसके बाद में कि इस तरीके का माहौल है। फिलहाल बनारस के इस जो विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान मापी परिसर है वहाँ पर इस समय सामान्य माहौल है, लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। कमीशन की कार्रवाई जो होनी है वो आज नहीं होगी, वो कल सुबह से शुरू हो सकती है। कमीशन की कार्रवाई कल सुबह से जो है वो कमीशन हो सकता है। तो इसको लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और उस कमीशन के सर्वे के 3 दिन के 17 तारीख को करेंगे। इस बीच मस्जिद कमेटी के लोग जो हैं वो अपना पक्ष जो है वो अपील करेंगे। वो कब अपील करेंगे, आगे हाई कोर्ट में क्या होगा, तो इस तरीके की तमाम जो है चीज़ें अभी आनी बाकी है इस मुद्दे पर। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह में संबोधन किया और इस दौरान विपक्ष के नेता से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया। पीएम ने कहा कि विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता जो उनसे थोड़ा नाराज चल रहे थे वो उनसे मिलने आए और कहा कि 2 बार आप पीएम बन गए, अब क्या करना है। इस पर प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया वो आपको सुनाते हैं। मुझे एक दिन एक बहुत बड़े नेता मिले टू सप्लीमेंट, वरिष्ठ नेता है, फाइट अगेंस्ट कोविड, वैसे हमारे एंड टू बूस्ट इम्यूनिटी। लगातार विरोध भी करते हैं, राजनीतिक विरोध भी करते रहे, लेकिन मैं उनका आदर भी करता रहता हूं। तो कुछ बातों के कारण उनको थोड़ा सा राजी नाराजी थी, तो एक दिन मिलने आए तो कहा मोदी जी ये क्या करना है, 2 बार देश ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब क्या करना है। उनको लगता था कि 2 बार प्रधानमंत्री बन गया मतलब बहुत कुछ हो गया। उनको पता नहीं है मोदी किसी अलग मिट्टी का है, ये गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया है और इसलिए जो भी हो गया अच्छा हो गया, चलो अब आराम करो, नहीं, मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े, सरकारी मशीनरी को आदत डाले, नागरिकों को भी विश्वास पैदा करे। अब खबर रायपुर की, जहां रायपुर एयरपोर्ट पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 2 पायलट्स की मौत हो गई। प्रैक्टिस के दौरान वापस लैंड करते हुए हेलीकॉप्टर में दरअसल आग लग गई थी और ये हादसा हो गया। रात करीब 9:10 का ये हादसा बताया जा रहा है, ये घटना बताई जा रही है। कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा और कैप्टन AP श्रीवास्तव दोनों की इस हादसे में जान चली गई। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की है। बडगांव में आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। बडगांव के चदूरा गांव में तहसीलदार ऑफिस के पास राहुल भट्ट को गोली मारी गई। इसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि 2 आतंकी सरकारी दफ्तर में घुसे और राहुल भट्ट को गोली मार दी जो वहां काम करते थे। और अब बात करते हैं महंगाई की। दुनिया भर में चल रही आर्थिक मंदी, सेंसेक्स गिरने से महंगाई लगातार बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन का एक तरफ युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ चीन में लॉकडाउन लगने और डीजल और पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि का असर कैसे अब हमारे और आपके घर पर पड़ रहा है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। खाने की सभी चीजों में है भैया, चाय की पत्ती से लेके चीनी, चावल, सभी
भैया पहले हम 1 किलो लेते थे, अब आधा किलो में काम कर रहे हैं या 3 पाव में काम कर रहे हैं। लक्ष्मी नगर की रहने वाली सुखविंदर साल भर पहले तक घर का रोजमर्रा का सामान 3,000 रुपए में ले जाती थीं। अब वही सामान 4 से 5,000 रुपए में आ रहा है। सुखविंदर की बात की तस्दीक करने के लिए हम मिले ओम किराना स्टोर के मालिक मनोज कुमार गर्ग से, जिनका कहना है कि महज महीने भर के भीतर सोयाबीन का तेल 160 रुपए से बढ़कर 180 रुपए लीटर हो गया है। आटे का 10 किलो का पैकेट 340 रुपए से बढ़कर 360 रुपए, कपड़े धुलने का डिटर्जेंट 90 रुपए से बढ़कर 120 रुपए, कॉस्मेटिक के दाम में 20 से 30% और मसालों के दामों में भी 20% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। आटा की अगर हम बात करें, जो बेसिक चीज है खाने पीने का, उसका दामों में क्या अंतर आया है? काफी रेट बढ़ के है, 10% के करीब लगभग मान लो मोटा मोटी। अच्छा, पहले कितने का था? अभी कितने पहले का था? कंपनी का उसका रेट था 280 रुपए, आज उसका रेट 310 रुपए हो गया। 310 रुपए हो गए। मैं जैसे नंबर 1 साबुन है, इसका रेट पहले 100 रुपए था, आज इसका रेट 120 रुपए हो गया। 100 से 120 हो गया। हाँ जी। लेकिन महंगाई रुकने वाली नहीं है। इसके संकेत गुरुवार को सुबह मिले। डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर हो रहा है और निफ्टी से लेकर सेंसेक्स लगातार नीचे की ओर गोता लगा रहा है। जानकारों के मुताबिक इसके कई कारण हैं। आरबीआई ने महंगाई पर काबू पाने के लिए रेपो रेट बढ़ाया है। तेल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव हो रहा है। चीन में बढ़ रहे कोविड से लॉकडाउन है, जिसका असर सप्लाई चेन पर पड़ा है। यूक्रेन रूस जंग खत्म न होने से दुनिया भर में खाने और ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं। भारत के बाजारों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में पहले से गिरावट देखने को मिल रही थी। डाउ जोन्स और नैस्डैक में अब तक 30% से ज्यादा की गिरावट ऊपरी स्तर से देखने को मिल चुकी है और भारत में भी अब गिरावट का दौर चालू है। आज सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा नीचे है। निफ्टी में भी 3.5% तक की गिरावट हो चुकी है। अब ओवरऑल सेंटीमेंट यहां पर नेगेटिव है। पहले कोरोना की वजह से देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां छूटी। अब महंगाई से लोगों का घरेलू बजट बिगड़ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि दुकानदार और ग्राहक दोनों का ये मानना है कि हाल फिलहाल के दिनों में तकरीबन हर खाने पीने के सामान या फिर रोजमर्रा उपयोग होने वाले सामानों में 10 से लेकर 30% तक की जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब ये महंगाई कहाँ जाकर रुकेगी, इसके बारे में कोई साफ तौर पर किसी के पास में कोई भविष्यवाणी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर आम आदमी, जो ख़ास तौर पर गरीब आदमी है, उसके घर का गुजारा चलना इस महंगाई के दौर में बेहद मुश्किल हो चुका है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और वक्त तो चला आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है, बताना है किन खबरों को चैनल पर पूरा दिन विस्तार से आप देखना चाहते हैं। पहली खबर है चिंतन शिविर। कांग्रेस का चिंतन शिविर आज से शुरू हो रहा है उदयपुर में। क्या दूर होंगी कांग्रेस की सभी चिंताएं? दूसरी खबर, ज्ञानवापी केस में जज को सुरक्षा की चिंता क्यों? तीसरी खबर, उत्तर प्रदेश में अब मदरसों में राष्ट्रगान जरूरी। चौथी खबर, श्रीनगर से जहां कश्मीरी पंडित की दफ्तर में घुसकर हत्या कर दी गई। पांचवी और आखिरी खबर महंगाई से जुड़ी हुई, जहां महंगाई बेकाबू हो चुकी है, 8 साल का रिकॉर्ड टूटा है।